हाय स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना पेपर कंप्लीट सिलेबस मेजर टेस्ट 13। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते हैं हम। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। तो हमें मेटेलिक बॉल दे रखी है जिनकी डेंसिटी है कितनी, ρ1 एंड ρ2, और हमें रिलेशन भी दिया है कि ρ1 इज इक्वल्स टू 8 ρ2 एंड हैव रेडियस ऑफ 1 mm एंड 2 mm। सर दोनों के रेडियस भी गिवन है हमें, r1 और 2 mm। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इन अ विस्कस मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल है एंड हुज डेंसिटी 0.12 ρ2। तो जो हमारे पास लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी रोडेश नाम दे देता हूं, वो कितनी हमारे पास में 0.1 टाइम्स ऑफ ρ2। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में क्या क्या आता है मुझे तो मालूम है। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई 2 और हमारे पास में जी भी होता है, पर 2 और जी दोनों के लिए हमारे पास में भी जरूरत नहीं है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 9 और ईटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में वेरी क्या कर रहा है, दोनों में रेडियस वेरी कर रहा है, दोनों में डेंसिटी वेरी कर रहा है, और दोनों में हमारे पास में क्या वेरी कर रहा है, ईटा भी दोनों के लिए सेम है। मतलब दो ही चीजें वेरी कर रही है, सिर्फ रेडियस और डेंसिटी। तो अगर हम कहेंगे दोनों के टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, मीन्स VT1 अपॉन VT2 अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करूंगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में काम की चीज लिख लूंगा, R1 स्क्वायर रो माइनस रोडेश फर्स्ट के लिए, दोनों सेम लिक्विड में है, और दूसरा R2 स्क्वायर ρ2 माइनस रोडेश। तो R1:R2 साफ दिख रहा है हमें, रेडियस 1:2 का रेशियो, mm SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम रेशियो ही निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। और क्या देखते हैं, डेंसिटी का रेशियो। तो डेंसिटी सर हमें दिया है ρ1 तो 8 ρ2 है, तो 8 ρ2 माइनस रोडेश, और रोडेश क्या दिया है 0.1 ρ2, ये मिल गया हमें 0.1 ρ2 अपॉन में तो ρ2 माइनस रोडेश, तो ρ2 माइनस 0.1 ρ2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 8 माइनस 0.1 7.9, 1 माइनस 0.9, 9 4 36, ऊपर 79 36। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी। क्या ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, और रो माइनस रोडेश दोनों के डिफरेंस पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, A particle starting from rest move in the circle of radius r। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, चाहे वो एंगुलर हो या फिर लीनियर हो। It attained the velocity v0 in the nth round। जब उसने अपना nth राउंड कंप्लीट किया तो nth राउंड में उसने वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली है, v0। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमको पता करना है। तो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग इन द सर्कल इट अटेन्ड द वेलोसिटी v0 इन द nth राउंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें क्या क्या मालूम है, ध्यान से देखो सर, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी लीनियर भी मालूम है, और अगर मैं एंगुलर निकालना चाहता हूँ फाइनल, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं, v इज r ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, v/r। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v0/r। तो ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, और कब तक, nth राउंड। nth राउंड मतलब एक राउंड में कितना होता है डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, सर एक राउंड में होता है 2 पाई रेडियन, 2 राउंड में 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई। तो nth राउंड में कितना होगा, सर nth राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई इंटू n। अब ध्यान से देखो, u अल्फा थीटा ओमेगा फाइनल, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस
2 अल्फा थीटा। तो हमें ओमेगा फाइनल मालूम है V0/R, हमें ओमेगा इनिशियल मालूम है 0, हमें अल्फा फाइंड करना और थीटा भी मालूम है 2πn। तो इसको आप अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑन एन एलिवेटर ड्रॉप अ कॉइन। तो एलिवेटर में कॉइन को ड्रॉप किया है। द कॉइन रीचेज द फ्लोर इन द टाइम t1 इफ द एलिवेटर एट रेस्ट। एलिवेटर एट रेस्ट है तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा सर? t टाइम लगेगा। ठीक है, और हम अगर सिंपल सा काइनेमेटिक्स यूज करें तो अगर कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हमको टाइम पता करना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उसको h डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या एक्सेलरेशन g होता है, तो टाइम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं √2h/g। ठीक है, इफ द एलिवेटर एट रेस्ट, ओके, इन टाइम t2 द एलिवेटर मूविंग यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली जब वो मूव कर रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है t2। तो सर मैं टाइम का फॉर्मूला इधर क्लियर दिख रहा है 2h/g रूट। अब g क्या होता है अगर एलिवेटर की बात होती है? तो सर g लेते हैं हम, g इफेक्टिव। ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से तो g प्लस है, नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से तो g माइनस a। पर वो तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो रेस्ट में भी g, यूनिफॉर्मली ऊपर जाएगा तब भी g, यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड आएगा तब भी g। इसका क्या मतलब? इसका मतलब g चेंज नहीं हो रहा है। तो सर t1 इक्वल्स टू t2। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। ट्रक इज स्टेशनरी एंड एज अ बॉब सस्पेंडेड बाय द लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम ऑफ अटैच्ड टू द ट्रक सडनली मूव्स इन द राइट। तो ट्रक है हमारे पास में, उसमें एक स्ट्रिंग से बॉब है और एकदम राइट में अगर टर्न करेगा, तो सब बच्चे जानते हैं अगर राइट में टर्न करेगा तो सूडो फोर्स या वो कैसा जाएगा? बॉब लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में लेफ्ट में है, आगे पढ़ना होगा। द ट्रक सडनली मूव इन द राइट विथ एन एक्सेलरेशन a, द पेंडुलम विल टिल्ट। तो पेंडुलम कितना टिल्ट होगा? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी भी अगर पेंडुलम टिल्ट होता है तो हम क्या करते हैं? तो सर पेंडुलम है हमारे पास में, अगर वो वर्टिकल से कुछ टिल्ट हो गया है तो इसका हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते हैं तो डाउनवर्ड क्या होगा? डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड लगेगा mg। इधर लगता है सर टेंशन, ये थीटा से टिल्ट हुआ है तो ये भी मेरे पास थीटा होगा। तो इधर एक कंपोनेंट मिलता है जिसको बोलते हैं t cos थीटा, और इधर मिलता है मुझे t sin थीटा। तो अगर वो टर्न चल रहा है तो t sin थीटा, सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर। तो जस्ट देखते हैं ऊपर नीचे, तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg और t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। समझ में आया mv²/r क्यों? क्योंकि वो टर्न कर रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो t sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r और t cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो आप दोनों को डिवाइड कर दिए, t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिल जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। क्या मिला हमें? v²/rg। और v²/r क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो a/g। तो tan इनवर्स a/g, विच ऑप्शन? दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट ए ही दे रखा है, नहीं तो स्पीड देते तो सर v²/rg। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, पेंडुलम टिल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। टू मेटेलिक स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r, अदर ऑफ रेडियस 2r रिस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो दो स्फीयर है हमारे पास में, दोनों की चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम है, सिग्मा दे रखा है, पर एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड। कॉन्टेक्ट क्या होगा? कॉन्टेक्ट में लाएंगे सर, अगर आप डिफरेंस चार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो चार्जेस आर फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अनलेस अंटिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। तब तक पोटेंशियल इक्वल होगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा। व्हाट विल द न्यू सरफेस डेंसिटी, मतलब अब क्या है सर? तब दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी।
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, पोटेंशियल ऑन द चार्ज स्फीयर कितना होता है हमारे पास में, सर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो के क्यू बाय आर, तो क्यू इस क्वेश्चन में हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में दिया है, तो चार्ज डेंसिटी को क्या लिखेंगे, तो चार्ज डेंसिटी को लिखना चाहिए सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। कितना एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिल गया मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया मुझे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं, तो आर से एक आर स्क्वायर कैंसल, तो के 4 पाई सिग्मा इंटू आर। तो सर के 4 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा इंटू आर पर, दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इसका सिग्मा R1 और इसका सिग्मा R2 बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सिग्मा R1 मस्ट बी इक्वल्स टू कितना है ये सिग्मा 2R, इसका रेडियस कितना है 2R, 2 टाइम्स ऑफ द R1। तो R1 से R1 कैंसल हो सकता है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा 2। सर पहले वाले की जो डेंसिटी होगी तो दूसरे वाले की डेंसिटी की डबल होगी। सर मुझे अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, इधर टोटल चार्ज सेम रहेगा, पहले जो भी टोटल चार्ज था वो दूसरा टोटल चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। पर अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट की डेंसिटी सेकंड के डबल है, कितने ऑप्शन में दिख रहा है, सर इसको डबल अगर मैं करता हूं तो 5/2 नहीं आएगा, इसको डबल करता हूं 2 से 6 कैंसल, सर ये आएगा, इसको डबल करता हूं तो नहीं आएगा, इसको डबल करता हूं तो भी नहीं आएगा। तो सिग्मा 1 इज द ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2, ये एक ही ऑप्शन में है, हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है सर, ऑप्शन से ही पता चल गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या फाइंड करना है वो देखो और ऑप्शन देखो, आधा टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The distance covered by the particle undergoing SHM in the one time period, SHM ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वन टाइम पीरियड में, सारे मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम होता है। वन कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ट्रेवल करा ए, रिटर्न आया ए, फिर ट्रेवल किया ए, फिर रिटर्न आया ए, तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया डिस्टेंस ट्रेवल 4a। डायरेक्ट क्वेश्चन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन टोटल डिस्टेंस 4a, डिस्प्लेसमेंट 0, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास फॉल फ्रॉम द हाइट h and टाइम टू फॉल t रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो एक मास है हमारे पास में, h हाइट से हम फॉल कर रहे हैं और उसका टाइम, सर टाइम कैसे देखा जाता है, टाइम तो देखा जाता है हमारे पास में घड़ी से, पर घड़ी नहीं है, यहाँ पर हम टाइम किससे देख रहे हैं, सिंपल पेंडुलम से, ठीक है। तो एच हाइट से फॉल करने पर नीचे आने में कितना टाइम लगता है, अभी बताया था, नीचे आने में कितना टाइम लगता है, ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट h है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, मतलब कि नीचे आने में कितना टाइम लगता है, स्मॉल टी ले लो, स्मॉल टी दिया है क्वेश्चन में टाइम, तो t इज इक्वल्स टू √2h/g, सर इतना टाइम लगेगा, ओके। पर ये टाइम हम किससे मेजर कर रहे हैं, सर ये टाइम हम मेजर कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम से। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड याद करो क्या होता है, 2π√L/g। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम पूरे सेटअप को ले गए हैं एक दूसरे प्लेनेट पर, जहां पर मास हाफ हो गया है, अर्थ का रेडियस सेम है, मतलब वहां पर g वेरी करेगा। सर अगर g वेरी करेगा तो हमें पूछा है कि नया टाइम t डैश, नया टाइम t डैश में क्या रिलेशन होगा। तो आप देखो, तो टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g है। इसका मतलब उस प्लेनेट पर ग्रेविटी में जो भी चेंज आएगा सर, वो दोनों चेंज दोनों में एग्जैक्ट इक्वल होंगे। एग्जैक्ट इक्वल होंगे तो क्या कुछ वेरिएशन आएगा, सर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इसका मतलब यहां अगर जितना पहले था तो अभी भी सर उतना ही रहेगा, पहले अगर डबल था तो यहां भी डबल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में टाइम में सेम वेरिएशन है जी को लेकर के। इजी क्वेश्चन।
लंबा डाटा दिया है पर वो हमारे काम का नहीं है, हमें तो ये काम का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ट्यूनिंग फॉर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 800 हर्ट्ज प्रोड्यूस अ रेजोनेंस in a resonance column tube with the upper end open and lower end closed। upper end open है और lower end अगर हमारे पास में closed है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है एक closed organ pipe। किसका क्वेश्चन है ये? है closed organ pipe। ठीक है, वाटर सरफेस हमें क्लोज कर रही है, सक्सेसिव रिजोनेंस मिल रहे हैं, हमें 3 लेंथ दे रखी है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए तो हम जानते हैं क्या होता है। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी nth हार्मोनिक में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास 2n-1 v/4l। कितना होता है 2n-1 v/4l। मतलब मुझे क्या मिलता है सर? मुझे फर्स्ट टाइम मिलता है, फिर मुझे थर्ड टाइम मिलता है, क्योंकि 2n-1 क्या है? 2n-1 एक ऑड नंबर है सर। मुझे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऑड मल्टीपल मिलते चले जाते हैं। पर यहां ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? सक्सेसिव रिजोनेंस। सक्सेसिव मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो अगर मैं शुरू के 3 देखूंगा तो क्या आएगा? 1, 3, 5। फिर देखूंगा तो 3, 5, 7। फिर देखूंगा तो 5, 7, 9। मतलब किसी को भी अगर मैं n मान लेता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? n के आगे n+2 और उसके आगे n+5। ध्यान से देखो, अगर मैं n मान लेता हूं तो नेक्स्ट क्या मिल जाएगा मुझे? n+2 और उसके आगे मुझे क्या मिल जाएगा? n+4। तो क्या मिल जाएगा? देखिए, फ्रीक्वेंसी हमेशा 800 है आपके पास में, तो क्या लिख दूं मैं? 800 इज इक्वल्स टू, पहले मैं n टाइम्स वाला ले लेता हूं, m/v/4 इंटू लेंथ 1। सबसे कम लेंथ किसकी हमारे पास में? 9.75। सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी सर, 800 इज इक्वल्स टू n+2 v/4l2। थर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा मुझे? 800 इक्वल्स टू n+4 v/4l3। तो L1, L2, L3 तीन इक्वेशन मिल गई है सर। L1 माइनस L2 करोगे 21 पॉइंट समथिंग, L2 माइनस L3 करोगे 21 पॉइंट समथिंग। दो इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी V की वैल्यू। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास में 344 मीटर पर सेकेंड। बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर n की वैल्यू मैं अलग अलग रखूंगा, 2n-1 तो काफी लेंथी जाएगा। नहीं, अगर आपके पास में इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, स्टार्ट कर दो n से, अगले होंगे n+2, n+4, n+6, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन द एयर विद वेलोसिटी दिस सडनली ब्रेक इनटू द 2 पेज। तो एयर में अगर वो 2 पीस में डिवाइड हो गया है, एयर में अगर 2 पीस में डिवाइड हो गया है, इनिशियली m था, फाइनली m1 m2 मान लीजिए। अच्छी बात है कि आपको रेशो 5:1 दिया है, तो 5:1 रेशो मतलब कि हम तो ये मान लेंगे कि सर 5 + 1 6। पहले वो 6 m का था। कितने का था पहले? वो 6 m का। तो अब इसके हम 2 पार्ट कर रहे हैं। कितने कितने को गए? 2 पार्ट, एक 1 m का हो गया और एक 5 m का हो गया। तो कैलकुलेशन में इजी होता है, कभी भी रेशो आता है। तो अब क्या करना है हमें? सर एयर में अगर ब्रेक हुआ है, तो कोई भी ब्रेक होता है, कोलिजन है, ब्लास्ट हो गया है, तो सर सारे एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन और ब्लास्टिंग या ब्रेकिंग। तो हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो क्या इनिशियल मास मालूम है? हाँ सर, मुझे इनिशियल मास मालूम है 6 m है। क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? और वेक्टर में दिए तो मुझे तो डायरेक्शन भी नहीं देखना। +25J -12K। क्या फाइनल मास मालूम है? हाँ सर, फाइनल मास मालूम है। कितना है फाइनल मास? मेरे पास में एक 1 हो गया है। 1 वाले का वेलोसिटी मालूम है, तो स्मॉल और स्मॉल मतलब 1। हाँ, मुझे वेलोसिटी मालूम है। क्या लिख दूंगा? 100I + 35J + 8K प्लस सेकंड मास है 5 m का। 5 m का मास है मेरे पास में, तो उसकी वेलोसिटी सर मुझे फाइंड करना है। बस सिंपल सा इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो, इजीली मिल जाएगा आपको। m सबके कैंसिल हो जाएंगे।
एक्स वाई जेड से चेक कर लेते हैं। ये 6 इंटू 20 120 और ये 100 है आए, 120 माइनस 100 आए तो कितना होगा हमारे पास में 20 आए और ये 5 चला जाएगा अपॉन में, मतलब 4 आए तो 4 आएगा। 4 एक ही ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन करेक्ट है, पूरा सॉल्व अब हमें नहीं करना। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अ सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी, हम देखते हैं सर एसी से हमने सर्किट कनेक्ट कर रखा है, सोर्स 12 वोल्ट है, ओके, करंट मिल रहा है 0.2। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द डीसी, सेम को हमने डीसी से कनेक्ट कर दिया तो करंट मिल रहा है 0.4। अच्छा, करंट चेंज हो गया है, मतलब रेजिस्टेंस तो है वहां पर और करंट मिल रहा है। डीसी में अगर आपने कनेक्ट किया है करंट मिल रहा है, इसका मतलब सर वहां पर कैपेसिटर तो नहीं हो सकता, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, तो सर कैपेसिटर तो नहीं हो सकता, कैपेसिटर नहीं हो सकता, इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है सर, वो सीरीज एलआर सर्किट है। ठीक है, कोई डाटा नहीं पढ़ना, करंट मिल रहा है मतलब वहां पर कैपेसिटर नहीं है डीसी में। इजी क्वेश्चन। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिटिविटी दे रखा है आपको, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमें मालूम है फॉर्मूला। सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पर अगर किसी मीडियम में आ जाएंगे तो मीडियम पर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है सर, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में वेलोसिटी देख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सर इसे तो मैं सी लिख दूंगा, अपॉन में आ जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो आपको म्यू आर एप्सिलॉन आर दोनों गिवन है, कितने गिवन है 1 और 1.44, 1.44 कुछ 12 से रिलेटेड दिख रहा है, इस अपॉन में अगर मैं 12 ले लेता हूं तो सी तो मुझे मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3/12 अगर देखेंगे 1/4, 2.5 के टर्म में आना चाहिए सर, ओरल है 2.5। इजी फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखते 11 साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ट्रेवल कर रहा है कितने से 10 रेडियन इन रीजन, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द ईएमएफ जनरेटेड इज द सेंटर इन द रिंग, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो आपके पास में अगर मान लीजिए एक रॉड है, वो रोटेट कर रही है फिक्स पॉइंट पर, या आपके पास में 2 रॉड हैं, वो रोटेट कर रही है फिक्स पॉइंट पर, या आपके पास में पूरी रिम है, अगर वो रोटेट कर रही है फिक्स पॉइंट पर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेंटर पर और रिम पर या 2 एंड ऑफ द रॉड पर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ, बताएं क्या क्या होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो देखें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको बी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और ओमेगा भी गिवन है। तो आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 525 इंटू आपके पास में क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है और बी भी दे रखा है आपके पास में। तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा 11th के लिए सही आंसर आपको मिल जाएगा डी, इट मीन 0.125 वोल्ट। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, डिस्क, रिम, कुछ भी रोटेट करे सर, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, स्फीयर एनकोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द चार्ज +-3। ओके, स्फीयर है आपके पास में, स्फीयर के अंदर डाइपोल है, स्फीयर के अंदर अगर डाइपोल होगा तो क्या पूछा है आपको, टोटल फ्लक्स ऑफ, अरे डाइपोल है मतलब क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, कितना है नेट चार्ज अंदर, सर अंदर नेट चार्ज है 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा, फ्लक्स होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। क्वेश्चन पढ़ते से ही कि डाइपोल रख दिया तो नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स भी 0। आगे देखते हैं, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड शोन इन द सर्किट, टर्मिनल ए और बी दे रखा है आपको, ठीक है, आर कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग द बैटरी ऑफ EMF V। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं सर, हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा, ये बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो सर जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना से ये चार्ज हो जाएगा। तो इनिशियली क्या हो गया हमारे पास में V तक चार्ज हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं
बी को सी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अब ये कैपेसिटर के साथ में से डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक VC1 है और एक इनिशियली ये 0 है, तो क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या होता है लॉस ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ एनर्जी? चेंज ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो दोनों कैपेसिटर कैसे हमारे पास में सेम है, सेम है, तो क्या होगा हाफ C इंटू सी सी स्क्वायर अपॉन C प्लस सी 2C, सी स्क्वायर अपॉन 2C मतलब C/2 V1 माइनस V2। सर ये तो 0 है, ये V है, मतलब क्या मिल गया मुझे, V स्क्वायर। तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ, हाफ CV स्क्वायर बाय 2। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी सर, इनिशियल एनर्जी हमको मालूम है कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। अब कितनी आ गई है, हाफ CV स्क्वायर का हाफ लॉस हो गया, हाफ लॉस हो गया तो हाफ बच गया, कितना परसेंट लॉस हुआ सर, 50% लॉस। ठीक है, जिसको डायरेक्ट रिलेशन मालूम था कि चार्ज कैपेसिटर को आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो 50% ही स्टोर होता है, 50% लॉस होता है, उसको ये भी करने का नीड नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट 50% लॉस। The radius of the first permitted Bohr's orbit for the electron in hydrogen atom equals to 0.51। तो रेडियस कितना दिया है हमें, 0.51। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल्स मालूम ही है, देने की जरूरत भी नहीं थी। If the electron of the hydrogen atom is replaced by muon, अच्छा तो किससे हमने रिप्लेस कर दिया इसको, मियॉन से रिप्लेस कर दिया। मियॉन क्या है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जैसा है और उसका मास 207 टाइम्स है, तो आपको रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है। तो सीधा सीधा आपको अगर रेडियस का फॉर्मूला मालूम हो तो काम हो जाएगा, अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है तो काम हो जाएगा। पर सभी बच्चों को कौन सा फॉर्मूला मालूम होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक के लिए। ठीक है, पर यहां पर बदल गया है, तो या तो फॉर्मूला मालूम हो या फिर हमें बोर्स पोस्टुलेट्स मालूम होना चाहिए। क्या था बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स, याद करो कि सर सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है रोटेशन के लिए, वो सेंटीपिटल फोर्स जो रोटेशन के लिए चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर कौन है, मियॉन है। सेकंड पोस्टुलेट था, याद करो सर एंगुलर मोमेंटम MVR वो किसके बराबर था सर, वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। तो आप आराम से देखें, आपके पास में दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आप इजीली V भी निकाल सकते हो और R भी निकाल सकते हो। V से क्या फायदा मिलेगा सर, हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब मिल जाएगा। R तो आपको डायरेक्ट ही पूछा है, तो दोनों में से हम पहले R निकालने के लिए ट्राई करते हैं। R से देखें, ये एक R कैंसिल हो रहा है। V के लिए क्या करें सर, हम MV स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ भी हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो हमें एटलीस्ट V स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। तो हम पहले R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या मिल गई यहां से मुझे V की वैल्यू, V की वैल्यू मिल गई है सर NH/2π और अपॉन में आ जाता है MR। तो V की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं या डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से देखो R इज इक्वल्स टू थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा इधर से MV स्क्वायर। MV स्क्वायर मतलब सर ये स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास में सर N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2π MR। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से फिर एक ही R कैंसल है। तो आप देखें सब कुछ डाटा वही है, सिर्फ क्या चेंज कर रहा है सर, मास। तो आप केवल कॉन्सेंट्रेट करो मास पर। तो R इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एक M से ये भी एक M कैंसल है, तो R इंटू M कॉन्स्टेंट है, तो आप कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास अगर कर दिया है 207 टाइम्स, तो पहले जो भी रेडियस था सर वो हो जाएगा अपॉन में 207 टाइम्स, तो 0.51। तो इनिशियली 0.51 है, तो उसका क्या कर देंगे हम 207 टाइम्स। आया समझ में। और एनर्जी के लिए सर एनर्जी तो काइनेटिक निकाल दो, पोटेंशियल निकाल दो, टोटल निकाल दो, हमको तो मालूम है रिलेशन। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि MV स्क्वायर गिवन है, तो आप यहाँ से MV स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट बता दोगे क्या होगी, तो MV स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी मुझे K Q1
Q2 बाय R। और R आपको पता चल गया कि सर R तो हमारे पास में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो यहाँ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब mv स्क्वायर मतलब एनर्जी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, तो जो उसकी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब पहले जितनी भी एनर्जी थी तो उसमें मैं क्या कर दूं, उसमें 207 का मल्टीप्लाई, तो मुझे नया रेडियस भी मिल जाएगा और मुझे नया एनर्जी भी मिल जाएगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था सर, हमें सिर्फ रिलेशन पता करना था। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम था कि रेडियस का ये फॉर्मूला होता है तो वो समझ जाएगा अरे रेडियस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो डायरेक्ट 207 से मल्टीप्लाई, और सर एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है तो m से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे कोई सब्सटेंस बदल गया तो बस डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। चलो, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर ड्रॉन फॉर द टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई, ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके, फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर। सब बच्चे जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो हमारे पास में अल्टीमेट आता है उसके बाद में कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, या जिसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ और ये पॉइंट, अगर ये काफी बड़ा रीजन होता है तो वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल, और अगर रीजन काफी पास आ जाता है उसमें मतलब ब्रेक हो गया, मतलब क्या होते हैं वो ब्रिटल। तो प्लास्टिक रीजन खत्म है, ब्रिटल ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब डक्टाइल। तो देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर। तो पहले वाले के लिए क्लोज है मतलब क्लोज ब्रिटल है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फार अपार्ट फ्रॉम मतलब वाई डक्टाइल है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व। In a U tube is showing the figure, water in the oil are left side, the right side of the tube respectively. The height हमको पता करना है। From the bottom of the water and oil column are 15 and 20 centimeter respectively. The density of oil is, density of water दे रखा है। तो हम तो जानते हैं सर सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ सेम लेवल पर अगर देखें तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो 20 सेंटीमीटर वाले का प्रेशर और 15 सेंटीमीटर वाले का प्रेशर अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, सेम है। एक बात तो सिंपल समझ में आ रहा है कि सर जो 15 सेंटीमीटर वाटर है उसको इतना पानी लग रहा है प्रेशर सेम के लिए, और इसको ज्यादा लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है मतलब इसकी डेंसिटी तो कम होगी, कम होगी मतलब 1000 से तो कम ही होगी। 1000, अरे एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों को बराबर लेवल वाटर लगता है मतलब डेंसिटी सेम है। जिसको कम वाटर लग रहा है ना, कम अमाउंट ऑफ अगर हमको लेंथ दिख रहा है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसको ज्यादा लेवल लग रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि प्रेशर हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट प्लस एच रो जी। जी तो सेम है सर, एच इंटू रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बिना कुछ डाटा 15-20 समझ में आ रहा है, ये लेंथ है, डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें डेंसिटी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। A deep rectangular pond of surface area A containing water, ठीक है, पॉन्ड है आपके पास में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखी है हमें, साथ में क्या दिया है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर स्टडी वैल्यू -26 है, ठीक है, मतलब हमारे पास में एक पॉन्ड है, सरफेस एरिया गिवन है, इस पॉन्ड में आउटर टेम्परेचर कितना है, -26 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, आइस बनेगा, है ना, 0 डिग्री से कम है। द थिकनेस ऑफ द फ्रोजन लेयर इन द पॉन्ड एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज x। अच्छा, तो किसी इंस्टेंट पर हमने देख भी लिया कि कितना है सर, x। तो कितना थिकनेस ऑफ आइस बन चुका है अभी, x। टेकिंग द थर्मल कंडक्टिविटी k एंड द स्पेसिफिक हीट लेटेंट फ्यूजन एज l, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ द आइस लेयर। आइस लेयर का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस पता करना है, मतलब क्या पता करना है मुझे, dx/dt पता करना है, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट वुड बी गिवन बाय, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अगर पता हो तो हमें मालूम है कि वो क्या होता है, टेम्परेचर इनटू के अपॉन रो एक्सेल, है ना, dx/dt। या अगर हम कंसेप्ट देखें तो सर कंसेप्ट हम जानते हैं कि x के बाद में अगर मुझे dx थिकनेस, है ना, x के बाद में अगर मुझे dx थिकनेस का आइस
फ्रीज करवाना है, वाटर टू आइस, तो क्या होगा, कितनी हीट लगेगी, तो उसको हीट तो लूज करना पड़ेगी, कितनी, Q इज इक्वल्स टू M इंटू L, तो आपको L ही दिया है, कितने लूज करना पड़ेगी, M इंटू L। अब ये हीट कहाँ जाना चाहिए, सर ये हीट मेरे पास में चले जाना चाहिए डेल्टा टी टाइम के बीच में एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हीट फ्लो के लिए क्या है फॉर्मूला, सर कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, अंदर टेम्परेचर 0 है, बाहर -26 है, तो माइनस माइनस प्लस 26 अपॉन में क्या होता है लेंथ, लेंथ कितना दिया है x। और हम जानते हैं कि सर इतना हीट अगर वो लूज करेगा, इतना हीट ट्रांसफर करेगा, तभी आइस बन पाएगा। तो आइस फॉर्मेशन के लिए डेल्टा क्यू दोनों सेम होना चाहिए, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर ml, कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू हमारे पास में m इंटू एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, KA 26 अपॉन x। तो मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो डेल्टा dx बाय dt निकालना है। अच्छा अभी तो dx ही हमारे पास में, ये निकालना है, ठीक। तो यहां पर अगर देखते हैं मास, ये मास को क्या लूं मैं, सर मास इज इक्वल टू तो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को लिख लेता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होगा सर, लेंथ इंटू एरिया, कितना लेंथ है ये, तो लेंथ है L, और एरिया कितना है मेरे पास में, लेंथ ये dx थिकनेस लिया हमने, तो लेंथ है dx थिकनेस, और एरिया कितना है A, तो m को लिख दिया हमने ये, आगे L लेटेंट हीट लिखा हुआ है, अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल्स टू KA 26 अपॉन x। तो A से A क्या होगा, कैंसिल। तो ध्यान से देखो क्या मिला मुझे, dx अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इज इक्वल्स टू K इंटू 26 अपॉन में क्या क्या आ गया सर, अपॉन में आ गया है x, अपॉन में आ गया है रो, और अपॉन में आ गया है L, तो K26 रो एक्सएल, K26 रो एक्सएल। तो हमें ये करना पड़ा कंसेप्ट समझने के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ आइस होता है dx बाई dt क्या होता है, K इंटू टेम्परेचर अपॉन रो एक्सएल, x इज उस समय की थिकनेस, ठीक है। और देखते हैं, An LED is constructed from PN junction diode. With this, the energy gap is 1.9 electron volt. कितना energy gap दे रखा है वहां पर, 1.9 electron volt. The wavelength of the light emitted will be equals to, क्या रिलेशन एनर्जी और वेवलेंथ में है सर, E is equals to h न्यू, न्यू को क्या लिखते हैं हम, SC बाय लेमडा। कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखो, एनएम में दे रखा है, एमस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डायरेक्ट जानते हैं एससी की वैल्यू क्या होती है, 12400। तो इससे लेमडा किस में आ जाएगा हमारे पास में, एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। तो लेमडा एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी, आपके क्वेश्चन में है ये 1.9। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करके हमको आता है आंसर 654 Nm। इजी डायरेक्ट फॉर्मूला। द सर्किट डायग्राम शो हियर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट, हमें पता करना है कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट में देखते हैं, स्विच है 0 0 0 0 का मतलब अभी स्विच ओपन है, देखते हैं स्विच ओपन होने पर क्या होगा। तो स्विच ओपन होने पर एलईडी ऑन होगा कि नहीं होगा, सर्किट देखें, इधर नहीं, मतलब कि हमारा 6 वोल्ट जाएगा, हाँ सर ये सर्किट से 0 पर पहुंच जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम, 1। दोनों स्विच ऑफ है और हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। ए और बी को देख लेते हैं। अगर मैं ए को क्लोज करूंगा तो सर शॉर्ट सर्किट पूरा करंट इधर चला जाएगा, इसका मतलब 1 0 पे 0। अगर मैं ए को ओपन करता हूं, बी को क्लोज करूंगा, शॉर्ट सर्किट, सर पूरा करंट इधर से चला जाएगा, एलईडी को करंट नहीं मिलेगा, मतलब 0। तो सर 0 1 पे भी हमें 0 मिल रहा है, और अगर दोनों ओपन कर दिए तो अगेन शॉर्ट सर्किट, इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 1 पर भी करंट नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा है हमारे पास में, और का अपोजिट। और में क्या होता था, दोनों में से कोई भी एक 1 है तो मिल जाता था, सर इसमें हमें नहीं मिल रहा है, जस्ट और का अपोजिट है। और का अपोजिट है मतलब क्या है, ये एक नॉर गेट बता रहा है। इजी।
द वैल्यू ऑफ द गामा सीपी अपॉन सीवी आपको दे रखा है हाइड्रोजन हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड। अच्छा रिजिड नहीं है मतलब इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं, एडिशनल वाइब्रेशन मोड भी है। अच्छा रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू, तो हाइड्रोजन के लिए जानते हैं हाइड्रोजन हमारे पास में क्या है, द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन तो क्या है H2 डायटोमिक है, तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 3 ट्रांजिशनल और 2 रोटेशन, मतलब कितना होता है 5। तो CV तो हो जाएगा 5/2R और CP कितना हो जाएगा +2 हो जाता है तो 7/5। तो हाइड्रोजन के लिए सब बच्चे जानते हैं कि गामा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया 7/5 आया समझ में। 7/5 कैसे, 2 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल 3 ट्रांजिशनल, तो मिल गया 7.5। हीलियम के लिए सर हीलियम मोनोएटॉमिक है, केवल उसका ट्रांजिशनल होता है 3, तो CV तो 3/2R और 2 ऐड कर देंगे तो 5, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 5/3। पहले दो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 7/5 5/3, 7/5 5/3। सर यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब तीसरा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यही अपना काम हो जाता। थर्ड वाले में डायटोमिक है, डायटोमिक में क्या मिलता है, डायटोमिक में 3 ट्रांजिशनल और 2 रोटेशनल, पर साथ में क्या कहा है कि वो रिजिड नहीं है, मतलब वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो 2 वाइब्रेशन भी हो गई। तो इसके लिए देखो क्या क्या मिल गया हमको, 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है। तो CV हो जाएगा 7 और हो जाएगा 7 + 2 9, तो कितना हो जाएगा 9 के लिए 9/7। 9/7 मीन्स C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। An object kept in the large room having air temperature 25 degrees Celsius take 12 minutes to cool. Newton's law of cooling क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो 80 से 70 सर 12 मिनट लग रहा है, तो 70 से 60 कितना लगेगा। रेट ऑफ कूलिंग कम होगा तो सर 12 से थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा, 10 डिग्री तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन 12 सर एक ही ऑप्शन है 15। 20 भी है पर 20 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 12। तो जिसने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का कंसेप्ट समझा है उसके लिए ओरल क्वेश्चन है, नहीं तो फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर, T1 - T2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट T1 + T2 अपॉन 2 - T0। तो आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे 80 से 70 फिर लिखेंगे 70 से 60, अपॉन में एक बार टाइम लिखेंगे 12, एक बार टाइम लिखेंगे T, और यहाँ पर दोनों का एवरेज -T0। ठीक है, तो क्या करना होगा, 2 बार आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 15 के आसपास। तो 15 की यही ऑप्शन करेक्ट है, पर हमने इसे ओरल कर दिया था। द मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो आपको वर्नियर का जो मेन स्केल दिया है, मेन स्केल कैसा दिया है आपको, मेन स्केल 5 डिवीजन की x सेंटीमीटर के, x सेंटीमीटर के 5 डिवीजन है, तो 1 MSD कितना हो गया, 1 स्केल कितना हो गया हमारे पास में 1/n है ना, 1 सेंटीमीटर के n पार्ट कर दिए, मतलब क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर डिवीजन। ठीक है, फिर हमारे पास में n डिवीजन ऑफ द वर्नियर मैच कर रहे हैं n-1 से, स्टैंडर्ड वर्नियर है सर, n मैच कर रहा है n-1 से, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन मैच विथ n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो हमें क्या पता करना है सर, हमें तो लिस्ट काउंट पता करना है। लिस्ट काउंट के दो या वर्नियर कांस्टेंट के दो एक ही बात है, तो उसका तो सब सिंपल था फॉर्मूला, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD - 1 VSD। तो आपके क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 MSD - 1 VSD, VSD कितना हमारे पास में n VSD n-1 MSD है, तो एक VSD कितना हो जाएगा n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n MSD, दोनों को माइनस करते हैं तो लिस्ट काउंट हमें मिलेगा सर n कॉमन, n से n LCM, n से n कैंसल, मतलब 1 अपॉन n MSD। एक MSD की वैल्यू कितनी है सर, एक MSD 1 अपॉन n है हमारे पास, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, दैट इज 1 अपॉन n स्क्वायर। तो वर्नियर कांस्टेंट पे सीधा सा क्वेश्चन है।
A person traveling in a straight line moves along with the constant velocity v1 in the certain distance, ठीक है, and with constant velocity v2 for the next equal distance. सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इक्वल डिस्टेंस विद v1 इक्वल डिस्टेंस विद v2, तो क्या होता है हमारे पास में एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आया समझ में? इसका मतलब क्या? इसका मतलब 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन e2 इंटू 2। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हाफ ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, ठीक है, जनरली हम यही एज्यूम करते हैं। The change in the potential energy final minus initial of an object of mass m when taken to the height h from the surface of the earth, तो अर्थ सरफेस से अगर h हाइट पर जाएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? तो अर्थ सरफेस पर है तो रेडियस r होगा, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम एम बाय आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। अब एच हाइट पर चले जाएंगे, तो एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन कितना हो गया सेंटर से डिस्टेंस? आर प्लस एच। तो आर प्लस एच। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल है ये इनिशियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं, एम कॉमन है, एम कॉमन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? 1 अपॉन आर। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आर इंटू आर प्लस एच एलसीएम, आर से आर कैंसल, तो ऊपर तो बच जाएगा एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर। देखें किसमें है? एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर जीएमएम के अलावा। सर ये रहा एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। हमने स्टीम बना दिया, मतलब लेटेंट हीट लगना चाहिए अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी दिया है आपको। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म इक्वल्स टू, अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब था, अब इतना हो गया। इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइज्ड वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम, जूल में है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सभी बच्चे जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर मुझे उसे मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मेल्ट करने के लिए तो मुझे लगती है m इंटू एल, इतनी। क्या हो जाएगा m इंटू एल बताओ? तो m इंटू एल मास कितना दिया है? 1 ग्राम ही दिया है, केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू एल। लेटेंट हीट काय में दी है आपको? 2256 में ही दी है, जूल पर ग्राम। अच्छी बात है ग्राम में दी है, मतलब ये नहीं करना, तो डायरेक्ट 2256। तो सर 2256 की मुझे एनर्जी लगेगी। तो जैसे मैंने 2256 की एनर्जी दी है तो 2256 की एनर्जी देने पर क्या हुआ? तो इतनी एनर्जी उसके अंदर मैं दे चुका हूं। पर उसने क्या किया? सर वो तो एक्सपांड भी होने लग गया है। एक्सपांड होने लग गया, इसका मतलब क्या? कुछ तो इंटरनल एनर्जी में गया है और कुछ एक्सपांशन में गया है। कितना गया है? इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को कंपेयर करें तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? 1670 का। ये क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू, एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? P इंटू दिस, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, क्या हो जाएगा? P इंटू डेल्टा वी। तो सेंटीमीटर क्यूब है, प्रेशर हमारे पास सर एसआई में देखते हैं तो 10 टू द पावर 5 है, वॉल्यूम चेंज सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर एसआई में देखते हैं तो सर 1670 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के लिए। तो सर -6 है तो एक कैंसिल हो गया, हमारे पास में कितना बचा? 167। तो 167 तो एक्सपांशन में काम आ रहा है, तो इतना दिया है, इतना एक्सपांशन में,
तो आपको क्या पूछा, इंटरनल एनर्जी में कितना आ गया सर, माइनस कर दो, 2256 माइनस 167 कितना होगा, 2256 माइनस 167, आखिरी में 9 आएगा, एक में ही है सर, 2089 आया समझ में। अगर एक्सपांशन नहीं होता तो पूरा एनर्जी इंटरनल में काम आता, पर वो एक्सपांशन में वर्क डन कर दिया है तो सर इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी जितना उसने वर्क डन कर दिया है। ठीक, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एंगुलर विड्थ पूछा है, लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट, ओके। When the same slit is illuminated by the another monochromatic light, the angular width decrease by 30%. अच्छा, width decrease हो गई है। The wavelength of this light, तो width का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है एंगुलर width बराबर, बताओ किस पर डिपेंड करता है, वो भी किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा सर, 2 लैम्बडा d बाई डी, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, d कांस्टेंट, मतलब लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है। तो विड्थ क्या हो गई है, 30% डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब लैम्बडा भी 30% डिक्रीज हो गया है। तो पहले कितना था, 6000 का 30%, 6 3 18 सर 1800, तो 1800 डिक्रीज हो गया। तो आपको डिक्रीज पूछा है, फाइनल पूछा है, फाइनल पूछा है वेवलेंथ, तो 6000 में से 1800 डिक्रीज हो गया तो कितना हुआ, 4200, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना दिया हमें 4, और क्या गिवन है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी कॉज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सीधा सीधा आपको वर्क फंक्शन दे रखा है। तो हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन को कितनी एनर्जी लगेगी सर, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को क्या लिखेंगे, सी बाय लेमड़ा, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, एस सी बाय वर्क फंक्शन, एस सी अभी बताया था 12400, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमको क्या मिल जाएगा, लेमड़ा मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम। कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 310 nm, ठीक। A proton and alpha particle are accelerated from the rest with the same energy, ठीक है। The de Broglie wavelength निकालना है, क्या होता है de Broglie wavelength, तो lambda is equals to h upon p, p is momentum है ना, p momentum का पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी de Broglie wavelength कितनी होती है, h by p, और यहाँ कुछ एनर्जी से रिलेट किया है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को सब सेम एनर्जी दे रहे हैं, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इसका क्या मतलब, फाइनल एनर्जी भी सेम होगी, के सेम है, एस सेम है, 2 सेम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। मास कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास अगर मैं लेता हूं m, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4m, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट 4 मतलब 2, तो किसका रेशियो हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का, तो या तो 1:2 आंसर है या 2:1 है। सबसे अच्छी बात है नहीं चेक करना सर, 2:1 ही दे रखा है, 1:2 होता तो हम कंपेयर भी करते, इजी। The rate of radioactive disintegration at an instant for radioactive sample of half life given है आपको, rate of disintegration भी given है, मतलब dN by dt भी given है। The number of radioactive atom in that sample at that instant, हम तो जानते हैं रेडियोएक्टिविटी का एक ही फॉर्मूला है सर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN by dt प्रोपोर्शनल टू होता है n, प्रोपोर्शन को हटा के लगाते हैं लेमड़ा और ये आता है n। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आपको क्या गिवन है, सर हमें गिवन है हाफ लाइफ, ठीक है, लेमड़ा नहीं गिवन है। सब बच्चे जानते हैं लेमड़ा और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है हमारे पास, क्या होता है लेमड़ा हाफ लाइफ में रिलेशन, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो हाफ लाइफ मालूम है मतलब मुझे लेमड़ा मालूम है ना, डी के कांस्टेंट मालूम है, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम, तो एन फाइंड करना है, लेमड़ा आ चुका है, dN by dt क्वेश्चन में गिवन ही है 10 to the power 10। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन 3.17 इंटू 10 to the power -19, तो डायरेक्ट फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन बनाए।
नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ द जियोस्टेयर सैटेलाइट इज 24 आवर्स ओके एट द हाइट, कितनी हाइट पर है वो 6 RE, 6 RE रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, हाइट गिवन है, ध्यान रखना ऑर्बिट का रेडियस नहीं गिवन है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट, अच्छा एक और सैटेलाइट है उसकी भी हाइट गिवन है, तो हाइट और रेडियस का रिलेशन होता है केपलर्स लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, है ना, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मतलब T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है सर रेडियस प्लस हाइट, है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आई थिंक सारा डाटा गिवन है, T1 आपको दिया 24 आवर्स अपॉन ये टाइम निकालना है इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 6R तो हाइट है, तो 6R प्लस 1R 7R, सर ये हो गया 7R अपॉन दूसरे का 2.5 हाइट है, तो 2.5 प्लस R 3.5R, देखो डाटा कितना सिंपल हो गया, 7 अपॉन 3.5 डेसिमल बढ़ाएंगे तो 2 का क्यूब, ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करके आपको इजीली फटाफट आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको आंसर C 6√2H। The variation of the EMF with time for the 4 type of generator shown in the figure, which among them called the AC, क्या है AC की प्रॉपर्टी, सर हमें एक फिक्स टाइम के बाद में पोलरिटी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर पोलरिटी हाँ सर चेंज हो रहा है, यहाँ भी पोलरिटी फिक्स के बाद चेंज है, यहाँ भी यहाँ से तक पोलरिटी चेंज है, फिर से नेगेटिव पोलरिटी चेंज है, यहाँ भी हमारे पास में पोलरिटी चेंज है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सभी हमारे पास ऐसी हैं। अच्छा ये ऑप्शन दिया आपको इधर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर, ABCD चारों हमारे पास में अल्टरनेटिंग है क्योंकि वो अपनी पोलरिटी को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी ऑफ द मास एम इज केप्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, बॉडी को हमने रखा है, कहां रखा है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है आपको, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड फॉर द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब, उसका फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का, और वो फ्रिक्शन कितना हो सकता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक होता है, 0 से मैक्सिमम, मतलब जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के मैक्सिमम, ठीक है, स्टैटिक में हमें डायरेक्ट नहीं बोल सकते कितना फ्रिक्शन है, वो तो सर 0 से μn के बीच में हो सकता है, ठीक है। The resultant of the normal reaction and the friction force acting on the object is given by, आपको नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन सब बच्चे जानते हैं, यहां लगेगा, अगर F है तो सर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम निकालना होता तो कह देते सर μn, तो n स्क्वायर प्लस μn, तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या हो जाती है mg, है ना, n की वैल्यू क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल है तो mg, तो n स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन, तो मैक्सिमम निकाल लेता हूं, पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, मैक्सिमम n की वैल्यू mg, यह है μn, n कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचता हमारे पास में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सर मैक्सिमम इतना लगेगा, मैक्सिमम इतना लगेगा, इसका मतलब अभी कितना लग रहा है, फिर इससे कम ही होगा, लेस देन और इक्वल्स टू, तो सीधा सा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, 5m पर एक पार्टिकल है आपके पास में, वो रेस्ट में है, सडनली ब्रेक इन ओन, तो सडनली ब्रेक हुआ है, इसका क्या मतलब, मोमेंटम कंजर्व, सर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लग भी रहा है तो उसका इफेक्ट इस पर 0 होगा, तो एक 5m वाला इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम भी उसका 0, ठीक है। कैसा ब्रेक हुआ, 3 सेगमेंट में, ओके, 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास m ईच अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दो तो बिल्कुल सेम मास के हैं, वो इसकी स्पीड से जा रहे हैं mv, तो अगर मैं पूछता हूँ थर्ड किधर जाएगा, थर्ड इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा, क्योंकि नेट मोमेंटम तो 0 करना है, तो सर इसका रिजल्टेंट तो कितना हो जाएगा, mv परपेंडिकुलर है तो √2mv, मतलब तीसरा इधर जाएगा इसके ठीक अपोजिट, कितना मास है उसका, टोटल 5 था, mm मतलब 3m का, तो उसकी स्पीड तो नहीं मालूम, स्पीड को मैं v डैश ले लेता हूं, मतलब 3m v डैश
अगर क्वेश्चन इतना ही होता कि थर्ड की स्पीड निकालो 3mv डैश इक्वल टू क्या मिल जाता, √2mv, है ना। 3mv डैश क्या मिल जाता हमको, √2mv, मतलब v डैश मिल जाता हमको √2v/3। ठीक, अब क्या करना है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इनिशियली रेस्ट में था, कोई एनर्जी नहीं थी, एनर्जी रिलीज पूछा है, मतलब कि कितनी एनर्जी होगी सर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस थर्ड वाला कितना है, हाफ, मास कितना है 3m इंटू वी डैश का स्क्वायर। बस तीनों को ऐड कर लीजिए, वी डैश हमारे पास में आ जाएगा। तीनों को ऐड करके सर ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 1/3 के आसपास, सर 4/3। कौन सा ऑप्शन सही है, 4/3। इजी क्वेश्चन। स्पीड ना पूछते हुए क्या पूछ लिया उन्होंने, एनर्जी। तो एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एक्टेड अपॉन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, हमें फोर्स दिख रहा है और डिस्टेंस के साथ वेरी भी कर रहा है। फोर्स उस एक्स कंपोनेंट वेरीज विद एक्स मैनर शोन, ओके। द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 8, आपको कहां वेलोसिटी पता करना है, 8 पर, ठीक है, एंड 12 पर भी करना है। तो इनिशियली रेस्ट में है और आपको यहाँ पर वेलोसिटी चेंज पता करना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है सर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से मिलता है मुझे वर्क डन। और वर्क डन बराबर क्या होता है सर, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनली जो भी आप वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv²। क्या आपको मास मालूम है, मुझे मास मालूम है, क्या मैं v निकाल सकता हूँ, v निकाल सकता हूँ। तो v निकालने के लिए केवल क्या पता करना है, एरिया। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 पर पूछा है आपको, तो 8 तक का एरिया निकाल दीजिए, कितना होगा ये एरिया, कर लेंगे कैलकुलेट। ये है 5, ये है 20, मतलब 100 का एरिया है सर। और ये कितना है, 5 से 3 और ये 10 मतलब 30 का एरिया है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 130। तो इस 130 को लिख देना हाफ mv², तो आपको मिल जाएगा v का वैल्यू। सिमिलरली 12 पर पूछा है, तो 12 पर देखें आपके पास में ये एरिया ऑलरेडी आ चुका है, इतना और प्लस कर देंगे और ये जो एरिया आएगा आपके पास में, ये ट्राइंगल बन जाएगा और ये आपके पास में रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस एरिया को क्या कर देंगे, निगेटिव है तो माइनस कर देंगे। तो 12 तक के लिए 1 2 3 ये एरिया को ऐड करेंगे, 1 2 ये दो एरिया को सेपरेट कर देंगे, जो कुछ भी आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी। आप क्या कर देंगे उसको, हाफ mv²। तो आप सॉल्व करके देख लेंगे, तो सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा आपको ए ऑप्शन 23 एंड 20.6 मीटर सेकेंड। आया समझ में। तो डायरेक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की वर्क डन एंड वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक था आपके पास में सेक्शन ए। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला ही क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए। और ये क्या है, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 centimeter rolls up an inclined plane। कैसा रोल कर रहा है, up the inclined plane, ठीक है। The center of mass of the cylinder has a speed 4 और ये 30 डिग्री भी दे रखा है हमें। The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछा है हमें। रोल कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। इनिशियल एनर्जी जब स्टार्टिंग पे आया तो इनिशियल एनर्जी कितनी है उसके पास में सर, अगर मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेता हूं ग्राउंड लेवल पर, तो क्या कहूंगा, इनिशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। पर काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है, चलने के कारण भी है और घूमने के कारण भी है, ट्रांजिशनल भी है और रोटेशनल भी है। क्या फॉर्मूला, ट्रांजिशनल 1 प्लस कैसा है ये, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, आई का वैल्यू mr²/2 है, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे 1/2। तो ये क्या मिल गई मुझे, टोटल एनर्जी चलने के कारण, घूमने के कारण, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा फाइनली मैक्सिमम हाइट पर आके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा तो सिर्फ क्या रहेगी इसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं,
इक्वेट करने पर आप देखें m से m कैंसल हो जाएगा, mgh इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस हाफ कितना होगा सर 3/2, 3/2 तो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 m v स्क्वेयर, तो आपको उसका v दे रखा है, m से m कैंसल है, यहां से आपको मिल जाएगी h की वैल्यू, क्या मिल जाएगी h की वैल्यू 3v स्क्वेयर अपॉन 4g, कितनी स्पीड से आ रहा था वो, 4 की स्पीड से, तो 4 का स्क्वायर 16 से 4 कैंसल, 16 से 4 कैंसल, 12/g 1.2, तो कितना हाइट चला गया 1.2 हाइट, क्वेश्चन में हाइट दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है तो आप आराम से पता कर लेंगे, sin 30 मतलब हाफ इक्वल्स टू 1.2 बाय दिस डिस्टेंस, x ले लेता हूं x, तो x इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2 2.4, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An equiconvex lens has the power pit cut into the two symmetrical halves, कैसा कट किया हमने उसको, two symmetrical half by the plane containing the principal axis, तो ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, हमने कैसा कट कर दिया सर, ऐसे कट कर दिया है, ऐसे कट करने पर क्या किसी का कर्व चेंज हुआ, कोई कर्व चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज नहीं हुआ, तो पावर भी चेंज नहीं होगा, वर्टिकली करते तो कुछ चेंज आता, इजी क्वेश्चन, पी रिमेन्स सेम। Young's double slit experiment, if there is a no initial phase difference between the light from the two slit, okay, initially phase 0 है, point on the screens for fifth minimum पता करना है आपको, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, अरे पाथ डिफरेंस पहला कब मिलता है, 0 के बाद में, 0 पर तो मिलता है हमको मैक्सिमा, मिनिमा कब कब मिलता है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5, कौन सा चाहिए आपको, फिफ्थ चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ मतलब 4.5, 4.5 लेमड़ा मतलब 9 लेमड़ा बाय 2, इजी सिंपल है, 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा पे मैक्सिमा, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 पर मिनिमा। A double convex lens has the focal length 25 cm, the radius of the curvature one of the surface double the other, अच्छा एक कार दूसरे से डबल है, देखते हैं। Find the radius of the refractive index of the material of the lens of the 1.5, हम तो जानते हैं सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f is equals to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूं इसके लिए, अगर इधर R1 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास में निगेटिव हो जाएगा, जो कि 2R दे रखा है, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपके सामने पूरा डाटा है, क्या डाटा है 1/f गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर, म्यू 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 बचेगा 1/2R प्लस 1/2R 2R/3R हो जाएगा, इसीलिए आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, R की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 18.75 और उसका डबल भी आ जाएगा 37.5, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को हमने पुट किया है। Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftop of the two building, दो बिल्डिंग के रूफटॉप से हम क्या कर रहे हैं, सेम हाइट से, जो कि 100 मीटर पर है, ठीक है, तो दो बिल्डिंग हमारे पास में, दोनों 100 मीटर पर हैं, दो बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं, कितना स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड से, तो two bullets are fired horizontally and simultaneously toward each other from the rooftop of two building 100 मीटर apart, अच्छा बिल्डिंग हमारे पास 100 नहीं, बिल्डिंग तो 200 की है, ठीक है, बिल्डिंग कितने की हमारे पास में 200 की है, और डिस्टेंस उनके बीच में क्या दे रखा है 100 मीटर अपार्ट, तो बिल्डिंग 200 मीटर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 100 मीटर अपार्ट, और कितने से थ्रो कर रहे हैं हम 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से, ठीक है। व्हेन एंड व्हेन द कोलाइड, कब और कहां कोलाइड होंगी, जैसे दोनों आपस में आ रही है, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो नीचे ग्रेविटी लगेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल तो स्पीड सेम ही रहेगी, ये भी 25 से, ये भी 25 से, मतलब रिलेटिवली एक दूसरे के पास कितनी स्पीड से आ रही है 50 की स्पीड से,
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है हॉरिजेंटली, दोनों आकर के मिलेगी तो हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 50, तो 2 सेकंड में मिल जाएंगी वो, तो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड मतलब आगे करना पड़ेगा। कहां होगी, ठीक है, कहां के लिए सर नीचे आते हैं हम, नीचे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, नीचे एक्सेलरेशन कितना है सर -g हमारे पास में, और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है और टाइम भी मालूम है, टाइम कितना आ चुका है सर वो 2 सेकंड पे मिल रही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू ut, u कितना है 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम दे रखा है आपको कितना 2 का स्क्वायर 4, 10 इंटू 4 40 अपॉन 2 20, तो 20 मीटर ट्रेवल करेंगी, तो इसने 20 मीटर ट्रेवल किया, तो 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, तो अच्छे से पढ़ो आपको कहां से निकालना है, ऊपर से डिस्टेंस निकालना है पोजीशन या ग्राउंड से निकालना है, तो ऑप्शन में देखो हाइट, हाइट पूछा है मतलब कितनी हाइट होगी, 200 माइनस 20 मीन्स 180 मीटर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझे प्रोजेक्टाइल मोशन का डायरेक्ट क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इन द सर्किट, तो आपको क्या पता करना है, आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग पता करना है सर्किट में, तो सर्किट में अगर आप देखें आइडियल वोल्टमीटर है मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इधर करंट नहीं जाएगा, 2 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 2 वोल्ट डिवाइड हो रहा है 20 और 30 में, तो 2 तरीके, या तो सर मैं करंट निकाल लेता हूं, ये 0 मान लेता हूं, इसको मैं V लिख लेता हूं, ये भी V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा V माइनस I1R, यहाँ का करंट में ले लेता हूं I1, और ये भी V है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर V माइनस I2R, है ना, यहाँ का करंट मान लेता हूं मैं I2, तो क्या I1 I2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा I1 करंट हो जाएगा वोल्टेज है 2 वोल्ट, और ये दोनों मिलके कितने हो गए 50, मतलब 2/50 ओम, ये बात समझ में आई। और I2 कितना मिल जाएगा सर, I2 मिल जाएगा मुझे, ये भी 2 वोल्ट है पैरेलल में, और कितना मिल जाएगा हमें ये 30, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए मैं देखो माइनस करूंगा तो क्या करूंगा, V से V तो कैंसिल हो जाएगा, I1R माइनस I2R करना है मुझे, तो I1R माइनस I2R, तो I1R मतलब ये कितना है 20, तो सर इंटू 20, ये कितना मिल गया मुझे, इंटू 20 करेंगे तो 4/5, इधर कितना यूज कर रहा है इंटू 30, तो 30 के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो इंटू 30 कर देंगे तो कितना था 2/50 था ये टोटल, तो 30 कर दिया तो कितना 6/5, तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा 4/5 और 6/5, 6/5 4/5 में कितना डिफरेंस आ जाएगा 2/5, 2/5 मतलब कितना 0.4 वोल्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही है 0.4 वोल्ट ऑप्शन सही है, तो फॉर्मूले से लगा के पूरा आंसर ही ले आए हैं, है ना, वरना शॉर्टकट भी कर सकते थे, 2:3 का रेशियो 2 + 3 5 होता है, तो 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे इंटू 2, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे इंटू 3, दोनों को माइनस करने पर आ जाएगा 6 - 4 2/5, ठीक है। (42) देखो, the meter bridge shown in the balanced position with P pi Q is equals to L1/L2 if we know interchange the position, if now we interchange the position of the galvanometer and the cell, what is the bridge work? Yes, तो बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में कोई व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसके जो 2 डायगोनल होते हैं, ऑन द डायगोनल, एक डायगोनल पर अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं और एक डायगोनल पर अगर मैं बैटरी लगा रहा हूं, तो अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हैं डायगोनल बैटरी, तब भी वो एज इट इज ही हमारे पास में बैलेंस्ड होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो पहले आ रहा था P/Q L1/L2, तो अभी वही आएगा P/Q is equals to L1/L2, तो on interchanging the diagonal galvanometer and the battery, there is no change on the balancing point. The relation between the 3 elements of the earth magnetic field, namely horizontally component, सीधा रिलेशन ही पूछ ले आपको, क्या कह दिया देखते हैं, B मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास में ये है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को बोलते हैं BH, वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं BV, और सबसे खास बात हॉरिजेंटल और B के बीच में क्या होता है, हॉरिजेंटल और B के बीच में होता है एंगल ऑफ डीप, दैट इज डेल्टा, ये क्या मिल जाएगा मुझे
बी कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, कॉस डेल्टा, और ये कौन सा मिल जाएगा मुझे, साइन कंपोनेंट, बीई साइन डेल्टा। तो जो हॉरिजेंटल है वो क्या है, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, सब बच्चों को आता है। नहीं देखते, टू टोराइड्स 1 and 2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100 रिस्पेक्टिवली, एवरेज एडीआई भी दे रखा है आपको, वेरी गुड। इफ दे कैरी द सेम करंट, दोनों में करंट भी सेम है, तो आपको क्या पता करना है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कह दो या टोरॉइड कह दो, सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं सर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कह दो या फिर टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कह दो। क्या है फॉर्मूला, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मुझे पता करना है क्या, B1 अपॉन B2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, B1 अपॉन B2, दोनों में करंट तो सेम है, मीडियम भी सेम है, इसका मतलब B1 अपॉन B2 का रेशियो होगा जो होगा N1 अपॉन N2 का। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले वाले में देखते हैं, टोटल टर्न है 200, लेंथ कितनी हो जाएगी सर, लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, रेडियस कितना रेडियस दिया उसका 40, तो 2 पाई आर मतलब 40 अपॉन दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, उसका रेडियस कितना दिया है 20, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मतलब 20। सेंटीमीटर में है रेशियो इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे, तो ऊपर आ जाएगा 2/4, नीचे भी आ जाएगा हमारे 2/4 मतलब 1/2, नीचे भी आ गया 1/2, 1/2 अपॉन 1/2 सर 1:1, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट इनटू द टू फिगर। कोई भी क्लोज लूप आता है तो सभी बच्चे इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को जानते हैं कि सर अगर वो आकर के डिवाइड होगा तो आफ्टर डिवाइडिंग कुछ इधर से जाएगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर अंदर, और जो इधर से आएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बाहर। और अगर लूप में आप किसी भी एंड से करंट को एंटर करो, दूसरे एंड से एग्जिट करो, तो एक अंदर एक बाहर फील्ड होगी और दोनों एग्जैक्ट इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिजल्टेंट 0 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। The parallel plate capacitor consists of the two circular plate area 25 and separation between them is 1 mm। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है d/dt, और डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट d∅dt। किसका d∅dt, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है करंट E इंटू ए। तो सर एरिया तो कांस्टेंट दे रखा है, केवल क्या हो जाएगा d/dt। तो आप देखें क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट भी मालूम है, d/dt भी आपको मालूम है, एरिया भी मालूम है, 1 mm का काम नहीं है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 10⁻10 एप्सिलॉन नॉट। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्मूला। और देखते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सिंबल ऑफ यूजुअल मीनिंग। सब बच्चे जानते हैं कि एम्पियर ने क्या किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ था हमारे पास में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द करंट क्रॉसिंग द लूप। पर हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं कैपेसिटर के केस में, कि सर वहां पर केवल करंट कंडक्शन के कारण नहीं मिलता है सर, डिस्प्लेसमेंट के कारण भी मिलता है। तो इस आई में हमने देखा कि मैक्सवेल ने क्या इंप्रूवमेंट किया, मैक्सवेल ने कहा कि IC के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट d∅E/dt भी होना चाहिए। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पियर बाय मैक्सवेल। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। डायरेक्ट लॉ पूछा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इन सीरीज LCR सर्किट शोन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर आर। तो सीरीज LCR सर्किट को देखते हैं, तो देखने पर हमें दिख रहा है कि सर L और C का वोल्ट मीटर तो 0 रीडिंग दे रहा है, मतलब रिजोनेंस का केस है। रिजोनेंस केस है मतलब पूरा का पूरा 400 वोल्ट कहाँ मिल रहा है हमें 100 पर, तो सर 400 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। और क्या पूछा है, करंट, करंट कितना हो जाएगा
करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 400 अपॉन 100 दैट इज 4 एम्पियर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिजोनेंस के समय पूरा वोल्टेज है हमारे रजिस्टर के पास और उसी के कारण है पूरा करंट। आगे देखते हैं। टू नेबरिंग कॉइल पी एंड क्यू हैव द म्यूचुअल इंडक्टेंस 50 का म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है हमें। द करंट फ्लोइंग पी गिवन बाय दिस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सीधा सीधा फॉर्मूला है सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, d∅/dt पता करना है हमें। तो d∅/dt के बारे में तो कुछ नॉलेज है नहीं, तो क्या करें, फ्लक्स नहीं, या तो करंट का नॉलेज है। तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, phi इज इक्वल्स टू क्या होता है याद करो, Li। म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो सर Mi, तो d∅/dt मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, m तो कांस्टेंट रहेगा सर di/dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ m इंटू di/dt, m गिवन है आपको 50 मिली हेनरी, वैल्यू पुट कर देंगे 50 इंटू 10⁻³ इंटू di/dt। सर मुझे di/dt नहीं I मालूम है, तो di/dt मतलब इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4t² का 2t मतलब 80-3। तो 80-3 कब पूछा आपको, 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16-3 13। तो dy/dt भी दिया 50 इंटू 13 तो 65 के टर्म्स में आएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें फाइ में एक्सप्रेशन दिया होता तो फाइ के डिफरेंशिएशन से मिल जाता, पर मैं आई का दिया है तो सर आई के डिफरेंशिएशन को एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मिलता हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। आपको क्या पता करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता करना है लूप में। तो लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट, कितना करंट है सर्किट में, सर्किट में करंट आपको दे रखा है आई के टर्म्स में ही है, एरिया पता करना है तो क्या करें, तो सेमी सर्कल है हमारे पास में, तो इनर एरिया पता कर लेते हैं माइनस आउटर एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² का हाफ। तो क्या कर दें हम, πr² का हाफ। तो आउटर के लिए क्या हो जाएगा, √3r का स्क्वायर मतलब 3r² माइनस अंदर के लिए कितना हो जाएगा सर, r²। 3r² माइनस r², 2r², 2 से 2 कैंसिल, तो I πr²। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर करंट इनटू एरिया। कैलकुलेशन देख लो एक बार, 2 से 2 कैंसिल है हमारे पास में, तो I πr²। आया समझ में। तो यहाँ खत्म होते हैं आपके पूरे 50 क्वेश्चन। सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार रिवाइज करो और अच्छे से कंसेप्ट को सीखो। बाय बाय।